हेलो गाइस, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है दैट इज़ द सेकंड वीडियो ऑन द एमसीक्यू सीरीज़। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं टोटल 15 एमसीक्यू डिस्कस करूँगा। वो सारे इन्वायरमेंट से ही होंगे। सो दिस इज़ अबाउट मी। तो अब ये वीडियो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल मैंने 15 क्वेश्चंस बनाए इन्वायरमेंट के। तो लगभग जैसे जो आपका प्रीलिम्स होगा तो 100 सवाल होंगे, तो उसमें 15 से 17 सवाल इन्वायरमेंट के होते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका 100 सवाल का अगर पेपर है तो ये 15 सवाल उसमें इन्वायरमेंट के हैं। तो मतलब 100 सवाल में मुश्किल से 17 से ज़्यादा इन्वायरमेंट के होते नहीं है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव पेपर है, मैंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। एक सवाल कंसेप्चुअल क्लैरिटी से रिलेटेड है, एक सवाल जो प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आता है, बीट क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन। और 3 सवाल मैंने नेशनल बॉडीज़ एंड एक्ट से रिलेटेड डाले हैं, 3 सवाल मैंने इंटरनेशनल कन्वेंशन से रिलेटेड डाले हैं, 3 सवाल मैंने प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड डाले हैं, 3 सवाल मैंने स्पेसीज से रिलेटेड डाले हैं, और एक सवाल मैंने फॉरेस्ट सर्वे डेट इज़ करंट अफेयर्स से डाला है। तो मैंने सारे एरिया को कवर कर दिया है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स टू नेशनल efforts to international efforts to the species to the protected areas and also the current affairs. So directly starting the first question, which of the following statements are correct regarding ocean acidification? First statement says that ocean acidification results because of the formation of hydrogen ion and bicarbonate ion, and the second statement says that the pH of ocean water becomes less than 7 because of ocean acidification. यहाँ पे इसका आंसर है A1 ओनली। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है कि CO2 और H2 दोनों रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनते हैं H2CO3, फिर फाइनली वो टूटते हैं H प्लस और HCO3 माइनस में, डेट इज हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, ओशन एसिडिफिकेशन होता है। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब ये है कि पीएच कम होता है। ओशन वाटर का पीएच अगर देखा जाए वो 7 से ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर का ही होता है। और ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब है कि वो जो पीएच जो 7 से काफ़ी ज़्यादा है वो अब कम होते 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 वो 7 की तरफ आ रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ओशन वाटर अब एसिड बन गया है। ओशन वाटर अभी भी बेस है, उसका कैरेक्टर अभी भी बेसिक है, बस उसका पीएच कम हो रहा है। इस ये कहना होता है जब हम यूज़ करते हैं टर्म ओशन एसिडिफिकेशन। ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला सवाल था। यहाँ पे इसका आंसर है वन ओनली। Second question is, which of the following have been the impacts of climate change in the past? One, ocean acidification have increased by about 24% from the pre-industrial levels, and the second statement says that sea level rise has been less than 10 centimeters from the pre-industrial levels. अब यहाँ पे इसका आंसर फिर से है वन ओनली। ओशन एसिडिफिकेशन 24% बढ़ा है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। और जो सी लेवल राइज है, ये फैक्ट आपको ऐसे पता होना चाहिए कि अगर मेंस में भी ये सवाल आ रहा है कि व्हाट हैव बीन द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो केवल सी लेवल राइज लिखने से नहीं चलेगा, डेटा भी आपको पता होना चाहिए कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कितना बढ़ा है। वो लगभग 19 सेंटीमीटर बढ़ा है। मैंने यहाँ पे लिखा है लेस देन 10 सेंटीमीटर, तो गलत है क्योंकि वो एक्चुअली वो 19 सेंटीमीटर हुआ है। अब लेट से अगर आपको नहीं पता होता तो भी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, आपको फील आ जा रही होगी कि लेट से मैंने कुछ पढ़ा होगा और वो कुछ ज़्यादा होगा, मैंने ज़बरदस्ती उसको 10 सेंटीमीटर से कम यहाँ दिखा रहा हूँ कि सी लेवल राइज हैज़ बिन लेस देन 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो क्वेश्चन सेटर है उसने देखा है कि वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ज़बरदस्ती चिपका रहा है यहाँ पे कि लेस देन 10 सेंटीमीटर, उस स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए। तो आप देखोगे, आप क्वेश्चन सेटर के एंगल से देखोगे ना, आपको थोड़ी फील आएगी कि ये स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट में कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, तो आप लेके चल सकते हो कि ये सही है। कि अगर लेट से मैं बोलता 240%, 1000%, तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम होता। अब 24% इंक्रीज कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, तो ये सही हो सकता है। तो आपको थोड़ा लॉजिक से भी लगेगा कि हाँ वन ओनली, एक भी अगर पता है तो आप यहाँ पे सही करके आ सकते हो। ये लॉजिक से लगेगा कि कुछ एक्सट्रीम ज़्यादा नहीं है, तो हाँ सही है। और ये देखोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन सेटर जबरदस्ती देखा है कि 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और उसको जबरदस्ती पलट के लेस देन 10 सेंटीमीटर कर रहा है और स्टेटमेंट को गलत बना दिया है। ये सवाल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड था। अब जो सवाल है फॉरेस्ट सर्वे से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फॉरेस्ट सर्वे? फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट फॉरेस्ट सर्वे हैज बीन कंडक्टेड एवरी 2 years from 1987. Second statement says that there has been decrease in growing stock, and the third statement says that very dense forest has canopy density between 40 and 70%. फॉरेस्ट सर्वे इस ईयर के प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का भी एस्पेक्ट है, और लेट से अगर नहीं भी होता तो भी फॉरेस्ट सर्वे से रिलेटेड यूपीएससी हर 2 साल में एक सवाल तो पूछती ही पूछती है। अब यहाँ पे
पहला जो स्टेटमेंट है, फॉरेस्ट सर्वे हैज बीन कंडक्टेड एवरी 2 ईयर फ्रॉम 1987, ये गलत स्टेटमेंट है। पहली बार 1987 में हुआ था, हर 2 साल होता है, लेकिन एक बार ये नहीं हुआ था। तो फॉरेस्ट सर्वे हैज बीन कंडक्टेड एवरी 2 ईयर फ्रॉम 1987, ये गलत स्टेटमेंट है। 1987 से हो रहा है, हर 2 साल में भी होता है, लेकिन हाँ एक बार नहीं हुआ था, तो उसके चलते ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। Now there has been increase in growing stock. No, there has been the statement says that there has been decrease in growing stock. ये गलत है, there has been increase in growing stock. कोई सा भी ट्रेंड हो, बीट फॉरेस्ट कवर, बीट ट्री कवर, बीट मैंग्रोव्स, बीट ग्रोइंग स्टॉक, बीट बैम्बू कवर, सब बढ़ा है फॉरेस्ट सर्वे के मुताबिक जो रिसेंट आया था। तो डिक्रीज कहीं नहीं हुआ है, हर जगह इंक्रीज ही हुआ है, तो ये भी गलत है। ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है कि एक ट्री का वॉल्यूम होता है कुछ, तो इंडिया में जितने भी ट्रीज हैं सारे के वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो जो फिगर आएगा डेट इज कॉल्ड द ग्रोइंग स्टॉक, वो भी बढ़ा है डेफिनेटली, क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा है तो डेफिनेटली ग्रोइंग स्टॉक भी तो बढ़ेगा ही। वेरी डेंस फॉरेस्ट हैज कैनोपी डेंसिटी बिटवीन 40% एंड 70%, ये स्टेटमेंट भी गलत है। फॉरेस्ट होने के लिए कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा होना चाहिए। 10 to 40% कैनोपी डेंसिटी है, डेट इज ओपन फॉरेस्ट। 40 to 70% है, डेट इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। और अगर कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा है, डेट इज़ वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर इज डी, नन। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट गलत है। आप अगर लेट से जनरली बहुत यूपीएससी में कम होता है कि अगर 3 स्टेटमेंट है तीनों ही गलत होगा, लेकिन यहाँ मैंने जान के गलत दिया है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी थी, अगर लेट से कुछ एस्पेक्ट अगर आपने मिस कर लिया होगा फॉरेस्ट सर्वे में। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच एक्ट गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी एरिया एज फॉरेस्ट लैंड? A. Forest Act 1927, B. Forest Conservation Act 1980, C. Forest Rights Act 2006 and D. Campa Act of 2017। अब यहाँ पे आंसर है फॉरेस्ट एक्ट 1927। फॉरेस्ट एक्ट 1927 स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी लैंड को फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब वहाँ चाहे फॉरेस्ट हो या नहीं हो, वो लैंड फॉरेस्ट लैंड कहलाने लगेगा अगर स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस लैंड को फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर देता है अंडर द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। अब जितने भी फॉरेस्ट रिलेटेड लेजिस्लेशन हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने एक्ट्स हैं, बीट बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, कैंपा एक्ट, ये सारे आपको डिटेल में पता होने चाहिए। पिछले साल 2019 में यूपीएससी ने 4 सवाल पूछे हैं एक्ट्स रिलेटेड, इन्वायरमेंटल रिलेटेड एक्ट्स रिलेटेड। एक था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पे, एक था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे, एक कैंपा पे था, और जहाँ तक एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पे था। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? First statement says that national parks are created by the center, whereas wildlife sanctuaries are created by states only. Second statement says that no Schedule 2 animal can be declared vermin. Third statement says that Central Zoo Authority was created by original 1972 legislation. अब यहाँ पे तुक्केबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आपको डिटेल में पता होना चाहिए। हर 2 साल में लगभग एक बार यूपीएससी पूछती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। पिछले साल नहीं आया था, 2018 में एक सवाल आया था कि वो चेक कर रहा था, बस बेसिक सा नॉलेज कि शेड्यूल 1 एनिमल क्या होता है, टाइगर एक शेड्यूल 1 एनिमल है, बस इसी नॉलेज पे बेस एक सवाल था। फिर उससे पहले भी लगभग मैं 2013 से लेकर 2019 में 3 सवाल आ चुका है डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, आपको पता होना चाहिए। और लगभग काफ़ी कंप्रिहेंसिवली इसमें मैंने कवर कर दिया है 3 स्टेटमेंट के थ्रू। पहला स्टेटमेंट, नेशनल पार्क्स आर क्रिएटेड बाय सेंटर वेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर क्रिएटेड बाय स्टेट्स ओनली। पहली बात यहाँ पे ओनली है, तो ऐसे ही स्टेटमेंट जनरली गलत होता है, और ऐसे भी ये गलत है। नेशनल पार्क्स हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। दोनों नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोनों के दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकते हैं। और दोनों का क्या क्या प्रोसीजर है इलेबोरेटली मेंशन्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। नाउ नो शेड्यूल 2 एनिमल कैन बी डिक्लेयर्ड एज वर्मिन। शेड्यूल 2 एनिमल के 2 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 पार्ट 1 एंड शेड्यूल 2 पार्ट 2। जो शेड्यूल 2 पार्ट 2 हैं उनको वर्मिन नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन जो शेड्यूल 2 पार्ट 1 है उनको वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है। तो शेड्यूल 2 एनिमल में 2 तरह के एनिमल हैं, एक को वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है, एक को वर्मिन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, जिसके चलते ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। वर्मिन वैसे एनिमल होते हैं जनरली, शेड्यूल 6 में वैसे एनिमल्स होते हैं जिनको शेड्यूल 5 में वैसे एनिमल्स होते हैं जिनको मारा जा सकता है और कोई भी पनिशमेंट नहीं है, जैसे माउस हो गया,
फ्लाइंग फॉक्स हो गया। और टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 62 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कुछ एनिमल को डिक्लेयर कर सकती है एज वर्मिन। अगर जब भी वर्मिन डिक्लेयर किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक एरिया में और किसी स्पेसिफिक टाइम में, तो उस एनिमल को मारा जा सकता है और कोई भी पनिशमेंट नहीं होगा। अब शेड्यूल 1 एनिमल को और शेड्यूल 2 के पार्ट 2 वाले एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, बाद बाकी सारे एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है। और अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन है तो मैंने वीडियो बनाई है, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। और शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी अभी तक नहीं पूछी है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में डेफिनेटली पूछेगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। संकर में अच्छे से कवर नहीं किया गया है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी वाज क्रिएटेड बाय ओरिजिनल 1972 लेजिस्लेशन। ये गलत है, ये 1991 में अमेंडमेंट के थ्रू क्रिएट किया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, आपका आंसर आ जाएगा डी, नन। Now the next question, which of the following statements are correct regarding Biodiversity Act of 2002? First statement says that no foreigner can do research on biological resources of India. Second statement says that biological registers are maintained by National Biodiversity Authority. And third statement says that there is no mention of biodiversity fund in the act. पहला स्टेटमेंट गलत है, फॉरेनर रिसर्च कर सकते हैं लेकिन परमिशन लेना पड़ता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड भी गलत है, बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो होते हैं वो लोकल लेवल के जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ होते हैं वो मेंटेन करते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी मेंटेन नहीं करता है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फंड इन द एक्ट, ये भी गलत है, मेंशन है बायोडाइवर्सिटी फंड का। और सीधी सी बात है, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, नो मेंशन, नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट जनरली सही होता है। जनरली मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो मेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फंड इन द एक्ट। अब होगा क्या कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन सेटर हूँ, मैंने बायोडाइवर्सिटी एक्ट को देखा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी फंड लिखा हुआ है, मैंने उस यहाँ पे क्या किया, इस स्टेटमेंट को पलट दिया कि मैंने देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी फंड है, अब मैंने यहाँ लिख दिया कि देयर इज नो मेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फंड। अगर लेट से बायोडाइवर्सिटी फंड का मेंशन नहीं होता, मेरे दिमाग में अचानक से कुछ बायोडाइवर्सिटी फंड नाम की कोई चीज़ नहीं आती। अब आई है इसका मतलब मैंने वहाँ पे देखा है और इस स्टेटमेंट को पलट के जबरदस्ती नेगेटिव स्टेटमेंट बना दिया, जिसके चलते ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इतना कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा कि हाँ थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है। और ये केवल एनवायरमेंट नहीं, बहुत जगह लगता है। एक दो सवाल आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे, आपको बस इतना पता है कि जनरली पॉजिटिव स्टेटमेंट सही होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी, नन, तीनों स्टेटमेंट गलत है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन से रिलेटेड है। Which of the following statements are correct regarding mangrove for the future initiative? अब ये संकर में दिया हुआ है, लेट से बहुत ही ऐसा ये इनिशिएटिव है जो आपको नहीं पता होगा। अब नहीं भी पता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने सवाल बस इसलिए दिया है कि आपको बताने के लिए कि यूपीएससी में 2 या 3 सवाल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आता है। 3 सवाल मान के चल लीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आएगा, एक वही घिसा पीटा यूनेप और CBD, UNFCCC, पेरिस क्लाइमेट टॉक्स, ये सबसे रिलेटेड होगा जो आपको पता होगा। 2 ऐसा होगा जो आप कितना भी पढ़ लें, मतलब आप सर के बल भी खड़े होके मतलब 1000 ऑर्गेनाइजेशन रट के चले जाएं, फिर भी यूपीएससी 2 ऑर्गेनाइजेशन वो चिपका ही देगा जो आप पहली बार वहीं सुनेंगे। तो वहाँ घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, उसका भी एक कोड है, वो दोनों का दोनों जो आप वहीं पे सुनेंगे ना, वो भी आपका सही हो सकता है। अब वो मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि इस तरह यूपीएससी ने लास्ट 6-7 साल में लगभग 10 सवाल पूछे हैं और 8 सवाल पे ये कोड लग रहा है। 8 सवाल आप सही कर लोगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कोड, उससे आपका 10 में से 8 सवाल सही हो जाएगा, लेकिन 2 गलत भी होगा। तो ज़्यादातर सही होगा तो डेफिनेटली आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव। लेट से आपको नहीं पता है, इट इज इनिशिएटिव ऑफ यूनेप, सेकंड इज इट स्ट्राइव्स टू इंक्रीज द एरिया अंडर मैंग्रोव्स। सेकंड जेनरिक स्टेटमेंट है, सही होना ही है। यहाँ पे क्या है कि जनरली कोई इनिशिएटिव वगैरह से रिलेटेड सवाल होता है और एक स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यूपीएससी ने जनरली उस पलटना ही होता है कि वो यूनेप नहीं होगा, कि ये तो सही है, जेनरिक स्टेटमेंट है। दूसरा, मैं दोनों स्टेटमेंट सही नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ अल्टा पल्टा मैं करूंगा कि कहीं ना कहीं मैं खेलूंगा फैक्ट के साथ, गलत फैक्ट आपको पेश करूंगा, तो स्कोप ही बचता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम गलत चिपकाने में। और वही काम मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे आंसर आ जाए B2 ओनली। और मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव एक्चुअली वेरियस कंट्रीज हैव कम फॉरवर्ड, ये किसी प्रीमियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनामाटा कन्वेंशन इज रिलेटेड टू सम मेटल, which of the following statements are incorrect regarding that metal? Its density is 13.6 times more than that of water, its atomic number is 80, it is solid at room temperature, it is chief constituent of amalgams.
ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे डेफिनेटली जो मेटल है वो मरकरी है। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मरकरी की होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सही है। एटॉमिक नंबर मरकरी का 80 है, सही है। इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये थर्ड गलत है। इट इज़ चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एमलगम, ये भी सही है। तो केवल 3 गलत है, आपका आंसर आ जाएगा A3 ओनली। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, अब इसको ज़बरदस्ती आप जल्दीबाजी में करेक्ट सोच के आप गलत नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रैप सेट नहीं किया था। लेट से मैं यहाँ 1 to 4 का ट्रैप भी एक सेट कर देता, जिसके चलते जो यहाँ पे इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं। और एमलगम के बारे में बताना चाहता हूँ, एमलगम एक एलॉय होता है मरकरी का विथ सम अदर मेटल, और आयरन एमलगम फॉर्म नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन? फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इट वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ Rio+20, गलत है। ये रियो समिट 1992 में क्रिएट किया गया था, 1992 के तहत क्रिएट किया गया था। फाइनली ऑपरेशनलाइज ये 1994 में हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट इट्स अ सेक्रेटेरिएट इंश्योर्स फाइनेंसेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, नन। इसका सेक्रेटेरिएट फाइनेंस इंश्योर नहीं करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। इसका फाइनेंस इंश्योर किया जाता है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। अब क्या है कि जितने भी कन्वेंशन है, CBD, UNFCCC, UNCCD, मीनामटा, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये सारे के इम्प्लीमेंटेशन के जो फाइनेंसेस है ये ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी इंश्योर करता है, और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एक आर्म है वर्ल्ड बैंक का। अब UPSC का एक ट्रेंड रहा था, ये 2017 के बाद बंद कर दिया, लेकिन 2015, 16, 17 में क्या कर रहा था UPSC, जबरदस्ती किसी भी कन्वेंशन को या ऑर्गेनाइजेशन को ये बता देता था कि हाँ उसका सेक्रेटेरिएट फाइनेंस भी इंश्योर करता है। अब जनरली फाइनेंस मैक्सिमम ऑफ द कन्वेंशन का ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के थ्रू होता है। बस आपको ये फैक्ट पता है और ये पता है कि हाँ UPSC जबरदस्ती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट को फाइनेंस इंश्योर करवा देता है। आपको ये चीज़ पता है और इतना पता है कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी किस किस कन्वेंशन के लिए फाइनेंस इंश्योर करता है, तो आपके एक क्वेश्चन सही हो जाते। लेकिन ये 15, 16, 17 में एक सवाल आया हुआ था, उसके बाद UPSC ने इस ट्रेंड को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो बस ये बताने के लिए भी मैं ये सवाल डाला था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following state will one find black naked crane in its natural habitat? जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात, मणिपुर। अब ब्लैक नेकेड क्रेन आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा, आंसर यहाँ पे ये जम्मू एंड कश्मीर है। और ब्लैक नेकेड क्रेन जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बर्ड है। मैं आपको बस एक काम की बात बता देता हूँ कि जितने भी स्टेट्स हैं उसके स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल एक बार आप गूगल करके देख लीजिएगा, क्योंकि UPSC का ट्रेंड रहा है कि आपके कुछ ना कुछ सवाल वहाँ से निकल जाएंगे। जैसे UPSC ने हॉर्नबिल के बारे में पूछा, वो केरला का स्टेट बर्ड है। UPSC ने ब्लैक नेकेड क्रेन के बारे में पूछा था, वो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बर्ड है। मैंने बस ये सवाल इसलिए डाला कि ये चेक करने के लिए कि बस हाँ आपने सारे स्टेट के एनिमल के मतलब सारे स्टेट्स के स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड अभी तक चेक किए हैं कि नहीं किए हैं। डुगोंग के बारे में UPSC ने पूछा है, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का स्टेट एनिमल है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्पेसी। First, it is vulnerable. Second, it is found in Arunachal Pradesh. Third, it is the national animal of Bhutan. Options are भराल, नीलगाय, टैकिन, सांबर। अब नीलगाय और सांबर जो है वो थ्रू आउट इंडिया पाया जाता है, और भराल जो है वो ब्लू सिप है, वो हिमालयन रीजन में पाया जाता है, स्पेशली जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में। और सी टैकिन ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और ये नेशनल एनिमल ऑफ भूटान भी है, और ये वल्नरेबल है। आंसर यहाँ सी टैकिन है। अगर आपके स्पेसिस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी नॉलेज है तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर लोगे विथ कॉन्फिडेंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट एक मिनट। दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एज पर द IUCN रेड लिस्ट? ए फॉरेस्ट आउलेट, बी कोंडाना रैट, सी पिग्मी हॉक, डी रेड हेडेड वल्चर। अब ये चारों के चारों क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे पहले, लेकिन ABC का जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड से इंडेंजर्ड हो गया है रिसेंट जब अपडेट हुआ था IUCN के रेड लिस्ट का। और रेड हेडेड वल्चर पहले भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड था और अब भी है। इसका आंसर है डी, रेड हेडेड वल्चर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो 3 क्वेश्चन है ये प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड है। इससे पहले जो 3 सवाल थे वो स्पेसिस से रिलेटेड थे, तो अब ये लास्ट 3 सवाल है जो प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो वहाँ पे कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया आएगा वो आपको बताना है। नॉर्दर्न मोस्ट राजाजी, साउदर्न मोस्ट वो आपको बताना है, वेस्टर्न मोस्ट सह्याद्री है, ईस्टर्न मोस्ट नामदफा है।
ऑप्शंस आर कलक्कड, मुंदाथुरई, बीआरटी हिल्स, सत्यमंगलम, बांदीपुर। अब मैं आपको सीधे ही बता देता हूँ, ये टाइगर रिजर्व है। नॉर्दर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व राजाजी है, वेस्टर्न मोस्ट सह्याद्री है महाराष्ट्र में, ईस्टर्न मोस्ट नामदफा है, साउदर्न मोस्ट इज कलक्कड, मुंदाथुरई। बीआरटी हिल्स और सत्यमंगलम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीचों बीच ये पाया जाता है। इट एक्ट्स एज कॉरिडोर टू ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। सत्यमंगलम के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया, बीआरटी हिल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये आपको डायरेक्टली ही पता होना चाहिए। बांदीपुर भी डेफिनेटली टाइगर रिजर्व है, कर्नाटक में आता है, नीलगिरी का पार्ट है। कलक्कड मुंडाथुरी साउदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये तमिलनाडु में आता है, ये अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व्स का पार्ट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड है, मतलब समथिंग अराउंड रामसर साइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेवर बीन ऑन द मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड? ए चिलिका लेक, बी कोयलादेव, सी लोकतक लेक, डी सांबर लेक। इसका आंसर है डी सांबर लेक। कोयलादेव और लोकतक अभी भी हैं। चिलिका लेक कभी था लेकिन उसको हटा दिया गया था, और सांबर लेक तो कभी भी नहीं रहा था। सांबर लेक न्यूज़ में था, काफ़ी बर्ड्स की वहाँ पे डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया एवियन बॉट्युलिनम। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑन द प्रोटेक्टेड एरिया, आइडेंटिफाई द प्रोटेक्टेड एरिया। 3 फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लेप्चा ट्राइब वहाँ पाई जाती है, जेमू ग्लेशियर वहाँ पाया जाता है, थोलुंग मोनास्ट्री भी वहाँ पाई जाती है। ए नामदफा, बी कंचनजंगा। कंचनजंगा की यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट यूज़ की जाती है, मैंने यहाँ पे डिफरेंट यूज़ किया है, दैट डजंट मैटर। बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी हेमिस। यहाँ पे आपका आंसर है बी कंचनजंगा। अब सारे बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड आपको डिटेल में पता होना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई, अगर आपने बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है देन डू वॉच दैट वीडियो। नंदा देवी और नामदफा तो आपको पता ही होगा। हेमिस जम्मू एंड कश्मीर में एक नेशनल पार्क है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कल भी मैं एक वीडियो डालूंगा ऑन द इन्वायरमेंट MCQs, टोटल 10 MCQs मैं डिस्कस करूंगा। वो वीडियो लगभग 10 से 11 बजे के आसपास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।